1986 में जब पप्पू कालानी जी आए उनसे लेकिन एक चूक हो गई। भागना कोई वीरता नहीं है, सिचुएशन को फेस करना चाहिए। जो शहर में सिस्टम गलत हो चला है उसको दुरुस्त करने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। ये तो भाग जा रहे हैं कि ठीक यार हम तो इधर रहना नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आपने मांगा कब? देखिए ये जो शहर है कई सालों से चंद परिवारों के कब्जे में है। उन्होंने सबने यहाँ पे राज किया है और जनता ने सबको आजमाया है। जब आपकी शर्ट पे कोई चीज़ गिर जाती है और दागी लगती है तो आप उसी समय शर्ट बदल कर देते हैं। तो जो नेता दागी हो चुके हैं उसे बदलने में क्या है? अब तो टाइम आ गया ना बदलने का। खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज, easy and minimum documentation process, low interest rates, fast approval, doorstep hassle-free process. Crystal Finance by Ajit Makichani, 9011280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। 8 अगस्त उल्लासनगर का स्थापना दिवस है। यह दिन मनाने हेतु मनपा भवन को सजाया गया है। वहीं कुछ संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मिठाई बांटकर व एक दूसरे को बधाई देकर यह दिन मनाया जाएगा। शहर के अभी के हालात, कारण व कई विषयों पर शहर के सीनियर एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा ने बेबाकी से टाउन दर्शन से बात करते हुए पूर्व विधायक पप्पू कालानी की गलती पर चर्चा की। वहीं यह भी कहा यह जो शहर है कई सालों से चंद परिवारों के कब्जे में है। सभी ने यहाँ राज किया और जनता ने सबको आजमाया है। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा सीनियर एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा ने। उल्लासनगर शहर को 8 अगस्त 2023 को 74 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपने इस शहर को अपने जीवन के कई वर्ष दिए हैं। इस शहर को काफ़ी करीब से देखा है, महानगर पालिका में सेवाएं दी हैं और अब भी इस शहर के सामाजिक मुद्दे हों, राजनीतिक मुद्दे हों या अन्य मुद्दे आप गंभीरता से लेते हैं। इस शहर के बारे में आपका क्या कहना है पहले से लेकर अब तक? देखिए जब नए जब आए थे तो ये मिलिट्री कैंप था, इसे कल्याण कहते थे पहले। यहाँ पे जो पाकिस्तान से सिंधी लोग आए थे निर्वासित, उन्होंने यहाँ पे अपना स्थान लिया और धीरे धीरे करके यहाँ पे विकास करते रहे और अपने धंधा और दुकान खोल के घर बना के यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अभी उस समय जो था ये पूरी तरह से उल्लासनगर एक खुला जमीन सरीका दिखता था। इतनी जमीन खाली पड़ी थी कि लोगों को दूर दूर तक जमीन दिख रही थी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा जो शहर है कंक्रीट जंगल बन चुका है। कंक्रीट जंगल जब बन चुका है तो उसकी वजह है कि जो शहर भर में इलीगल बिल्डिंग्स हैं और इलीगल बिल्डिंग्स के कारण जो सिस्टम है, चाहे वो पानी का हो, साफ सफाई का हो, रोड का हो, नाला ड्रेनेज का हो, कोई भी सिस्टम अपनी जगह पे नहीं है। इसके कारण जो शहर है उसका वैल्यू कम होता जा रहा है। क्वालिटी जो शहर की है वो कम होते जा रही है। अगर आप देखेंगे पहले जब 1984 में श्री प्रहलाद आडवाणी जी यहाँ के अध्यक्ष बने थे तो उनका शहर प्रेम जो था वो दिखता था। वो कैसा था कि सबसे पहले इसने यहाँ पे शहर में जो भी लोग महानगर पालिका में भर्ती किए वो सभी स्थानिक थे। दूसरी अच्छी बात उन्होंने की कि शहर में जितने भी ओपन लैंड थे उनको उन्होंने फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया, बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। जो आज बड़े बड़े स्कूल आपको दिख रहे हैं उन्होंने बचाए हैं। टाउन हॉल जो है उन्होंने बचाया था, दशहरा मैदान जो है वह उन्होंने बचाया था, वीटीसी ग्राउंड जो है उन्होंने बचाया था। तो ऐसे बड़े जो प्लॉट्स थे जो जनता के लिए अमेनिटी बनानी थी, जिसके लिए उनके इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने जो कदम उठाए थे
वो उन्होंने बचाए हुए जगह जो है आज शहरवासियों को कुछ काम आ रहे हैं। उसके बाद 1986 में जब पप्पू कालानी जी आए, पप्पू कालानी जी ने भी प्रहलाद आडवाणी से कुछ प्रेरणा ली। उन्होंने 1987 में जितनी भी 264 रिजॉर्ट प्लॉट से उन्होंने शासन से ताबा पावती ले लिया। बहुत अच्छी बात थी ये, लेकिन उन्होंने प्रहलाद आडवाणी जी की सूचना पे किया था और उन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया, तो शहर हित में एक्ट किया, जनहित में एक्ट किया, ताबा पावती लिया उनसे। लेकिन एक चूक हो गई, शासन ने उस समय उनको बोला था कि ये जमीनें जो है महानगर पालिका, नगर पालिका के नाम से ट्रांसफर करा के ले। उसका प्रशासन ने फॉलोअप नहीं रखा। उसके कारण जो बड़े बड़े क्षेत्र की ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी अमेनिटीज हम जो शहर को दे सकते थे, ऐसी अमेनिटीज हम शहर को नहीं दे पाए और ज़मीनें अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब जाके कुल मिला के देखा जा रहा है कि अभी महानगर पालिका में लास्ट 2-3 साल से कुछ कोशिश हो रही है कि जो ज़मीनें आरक्षित है और जो खाली है उनको उनकी सनद निकालने का काम चालू है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें जो है महानगर पालिका के हाथ से निकल गई और वो ज़मीनें जो है उनका अल्टरनेट साइट कौन ले रहा है? लैंड ग्रैबर्स। ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि हमारा इसके ऊपर एनक्रोचमेंट है और उसके ऊपर वो ज़मीन का अल्टरनेट साइट ले रहे हैं बगैर कारपोरेशन को ट्रांसफ़र किए हुए ज़मीन, बगैर ट्रांसफ़र किए हुए ज़मीन। और ज़मीनों पे आज भी नए एनक्रोचर्स आ गए और प्रांत कार्यालय जो उनको ज़मीनें दे रहा है, कोई भी ज़मीन महानगर पालिका को ट्रांसफ़र किए बगैर, और उनको कॉम्पेंसेशन दे देते हैं अल्टरनेट साइट का। वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन कारपोरेशन के हाथ में ज़मीन भी नहीं आती, न शहर के लिए जनहित की कोई सुविधा बन पाती है। तो इसका मतलब ये जो है एक सिस्टम है जो करप्ट हो चुका है। करप्ट सिस्टम जो है वो शहर को बदनाम कर रहा है। आज देखेंगे इतने साल हो गए हैं, हमारे पास अपनी परिवहन सेवा नहीं है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, परिवहन सेवा जो है वो तो मतलब एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो जनता को मिलनी चाहिए। इससे पहले जो बहुत सी सारी जरूरी सर्विसेज है। आप उल्लासनगर 13 किलोमीटर का शहर है, 65 सालों में हम सीमेंट रोड नहीं बना पाए। उसकी वजह क्या है? आपको जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ विकास नहीं दिखेगा। आप करोड़ों रुपए, 200 करोड़ की बजट, 400 करोड़ की बजट, 500 करोड़ की बजट तो दिखाते हैं, लेकिन ज़मीन पे काम क्या है? कुछ भी नहीं। ज़मीन पे अगर काम नहीं है तो वो भ्रष्टाचार है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप जो चीज़ आप 1 रुपये में बेचोगे एक बनाने के लिए, तो उसमें से 60% अगर करप्शन होगा तो 40% में क्या बनेगा? तो 40% में जो बचा हुआ रहेगा वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ से शहर का कोई सिस्टम चलने वाला नहीं है। उल्लासनगर शहर को 74 वर्ष हो चुके हैं, पर आज भी हमारे पास अपना डंपिंग ग्राउंड नहीं है जहां पर कचरा डंप किया जा सके, और अवैध रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका कचरा डंप करके शहर वासियों को परेशान करती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डंपिंग ग्राउंड जो है ना, उसके लिए अपनी खुद की ज़मीन चाहिए महानगर पालिका को। ज़मीन तो हो सकती है, लेकिन उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जहाँ पे जो डंप करते हैं ना कचरा, वहाँ पे साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं। साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो आपका शहर में पूरा पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो अभी तक ज़मीन जो है महानगर पालिका ने पहला राणा ट्रेडिंग के इधर जो की थी, वो महानगर पालिका अपने ताबे पे लेके लैंडफिल साइट कर सकती थी। अभी वो ज़मीन पे धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, जबकि वो ताबा म्यूनसिपालिटी को मिल चुका है, लेकिन वो अपने तरफ से ट्रांसफ़र करके नहीं दिया महानगर पालिका ने। 5 नंबर की जो ज़मीन है वहाँ पे भी उसकी ज़मीन उनको मिल सकती थी। ज़मीन वहाँ ले करके उसके बाद उधर से लैंडफिल साइट बना के ट्रीटमेंट चालू करेंगे साइंटिफिक मेथड में, तो ही वहाँ पे कुछ आपको सिस्टम मिलेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। उल्लासनगर शहर में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए नई पाइपलाइन के नाम पर, आज भी शहर में पानी की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 300 करोड़ का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था पानी का, मुझे राइटिंग में कमिश्नर का लेटर है कि ये सिस्टम लगने के बाद हम लोग सब जगह पे एक मीटर लगाएंगे पानी का। मीटर लगाने से क्या होगा कि पानी जितना आप वापर करोगे उतना ही आपको बिल आएगा। आज कितने साल हो गए उसको सिस्टम को ऑपरेट करते हुए,
ऑपरेट करने के बाद मीटर सिस्टम अभी तक नहीं है। ये जो टैक्स में जो हम लोग फिक्स्ड अमाउंट जो लगाते हैं वो इलीगल है। अगर आपका पानी मीटर सिस्टम पे चलेगा तो आपका जो रीडिंग है ना पानी का, जितना आप पानी बेच रहे हो उतना ही आपको पैसा मिलेगा। अभी तो MIDC से जहाँ से पानी आता है वहाँ पे मीटर रीडिंग नहीं होता है, अगर होता है तो डिफेक्टिव है। तो अगर आपका पानी जितना आता है उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो तो फ़ायदा क्या? पानी जितना आता है इक्वली उतना पेमेंट हमको वापस भी आना चाहिए ना। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी किया तो नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करोड़ों रुपए का पानी में लॉस हो रहा है और सिस्टम आज भी जगह पे नहीं है। वो जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उससे ये उम्मीद थी कि घर घर में पानी जो पहुँचेगा वो किसी को पानी की शिकायत नहीं रहेगी। वास्तव में हमको 110 MLD की ज़रूरत है, लेकिन हमको 150 MLD मिल रहे हैं, फिर भी हमको पानी नहीं दे पा रहे। तो सिस्टम फेल्योर है। आज शहर में कई जगहों पर देखेंगे ट्रैफिक जाम की समस्या है, उसको लेकर सिर्फ यही कहा जाता है कि सड़कें छोटी हैं। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए अभी उल्लासनगर में जो है ना, कायदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर व्यापारी कायदे से चलेंगे तो आपको जो रोड खुले मिलेंगे वहाँ पे आपको ट्रैफिक स्मूथ चलेगा। हॉकिंग जोन्स और नॉन हॉकिंग जोन्स अगर आप सिस्टमेटिक करोगे तो आपको ट्रैफिक स्मूथ मिलेगा। हम जितने भी रोड बड़े बड़े कर रहे हैं हम देख रहे हैं वहीं पे क्या हो रहा है, गैरेज वाले बाहर गाड़ियाँ खड़ा करके तोड़ते हैं। व्यापारी जो है अपना जो है प्रोजेक्शन बाहर रख के आते हैं। कार सेलर कार लेके बाहर खड़े रह जाए, कारें बाहर खड़े कर देते हैं। तो रोड का जो यूज़ हो रहा है वो ट्रैफिक के लिए नहीं हो रहा है, पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ों के लिए हो रहा है। इसके कारण ये आपका जब तक सिस्टम प्लेस में नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। अगर एक बार आपने कायदे से मान लिया कि ये सिस्टम में हमको गलत है, ये छोड़ के सीधा काम करना है, अगर सिस्टम आपने एक बार एस्टैब्लिश कर दिया तो आपको उसमें कोई दुरुस्ती नहीं करनी, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है बगैर किसी की चेक एंड कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से हॉस्पिटल भी प्राइवेट देने की तैयारियां चल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए हॉस्पिटल अब जो प्राइवेट कर रहा है ना, मुझे लगता है कि उनका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उसमें 3 खामियां हैं। पहली बात तो कई सालों के बाद हॉस्पिटल आ रही है, जो उसका जिसने ये बढ़ा है टेंडर, उसने अभी तक नहीं बताया कि किस किस तरह की वो मल्टी स्पेशलिटी सर्विस देगा। और उस टेंडर में कैसा है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है परफॉर्मेंस के लिए। वो क्या है? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तो ये दर्शाएगा कि उसका जो कैपेसिटी इतना है, लेकिन महानगर पालिका अगर वो परफॉर्मेंस में फेल हो गया तो वसूली कैसा कर पाएगी? सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का क्या रेलेवेंसी है इससे? उनको बैंक गारंटी लेना है 15 करोड़ का और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसके अलावा 4 करोड़ महानगर पालिका अपना दे रही है उनको मोबिलाइजेशन करने के लिए। अगर 4 करोड़ महानगर पालिका को देना है तो वो खुद का खर्चा क्या करेगा? उसका डिज़ाइन क्या है हॉस्पिटल का? और तीसरी बात, ये जो हॉस्पिटल है आपको महात्मा फुले, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, इन तीनों स्कीम के अंदर जो एलिजिबल होंगे उनको वहाँ पे सुविधाएं मिलेगी, वहाँ पे कैश काउंटर नहीं रहेगा। लेकिन जो आम जनता है इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और डिस्काउंट कौन डिसाइड करेगा? वो डॉक्टर क्या डिसाइड करेगा? और आपकी जो बीच में जो चेक एंड कंट्रोल करने वाली स्टेट कमेटी है उसका तो आपको कुछ सामने पिक्चर दिया ही नहीं। स्टेट कमेटी बॉम्बे में कैसा है कि वो बाहर के लोग लेते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर लेते हैं, रिटायर्ड अकाउंटेंट लेते हैं, रिटायर्ड वकील लेते हैं, रिटायर्ड जज लेते हैं। तो ये 5-6 लोग जो है जो एग्रीमेंट परफॉर्मेंस का जो चेक एंड कंट्रोल करेगी
तो वो न्यूट्रल रहती है। और ये आप डिस्काउंटेड बोलेंगे देंगे आपको, तो डिस्काउंट डॉक्टर जो अपनी मर्जी से करेगा उतना ही होगा। तो आपका तो सिस्टम जो है सिर्फ लिमिटेड स्कोप के लिए है। तो आप हमारे हॉस्पिटल देने के बाद भी हमें किन लोगों को सुविधा मिलेगी? केवल 3 कैटेगरी को, बाकी लोगों को तो वैसे ही भटकना पड़ेगा। उल्लासनगर शहर जिसे कभी सिंगापुर बनाने का सपना देखा गया था, आज वो धारावी होते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें खाली देखो, जनता जो है वो खुद कानून से चलना नहीं चाहती। जहाँ पे कानून का फ़ायदा अगर जनता लेना शुरू करेगी तो सिस्टम इवॉल्व नहीं होगा। और नेता लोगों को तो पर ही नहीं है ना, अगर जनता को मांगेगी नहीं तो नेता लोग क्यों देंगे आपको? नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी बातें करके, अपनी बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बड़े बड़े स्टेटस पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कहना और लोगों को घुमाते रहना, यही काम है। तो जहाँ सच्चाई जनता की भी नहीं है, जनता की डिमांड भी नहीं है, तो आपको कैसे मिल सकता है कुछ भी? आप मांगो तो सही। शहर के में उल्लासनगर शहर में पहले सिंधी समुदाय के काफ़ी लोग रहते थे, मेजॉरिटी में सिंधी समुदाय था। आज सिंधी समुदाय के लोग आसपास शहरों में पलायन करते जा रहे हैं। ये क्यों है और इसे कैसे रोका जा सकता है आपके नज़रिए से? देखिए, जो भी यहाँ से जा रहे हैं केवल वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनका धंधा आज भी इधर ही है। वो कल्याण में गए हो, बॉम्बे गए हो, थाना गए हो, अंबरनाथ गए हो, घूम फिर के सारा दिन इधर उल्लासनगर में ही रहते हैं। तो लेने इधर आने के बाद बिजनेस तो यही करते हैं। केवल घर छोड़ने से क्या होगा? सिचुएशन से भागना कोई वीरता नहीं है, सिचुएशन को फेस करना चाहिए। जो शहर में सिस्टम गलत हो चला है उसको दुरुस्त करने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। ये तो भाग जा रहे हैं कि ठीक यार हम तो इधर रहना नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आपने मांगा कब? मांगा नहीं तो क्यों देगा कोई? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों देगी? लोगों को क्या करना चाहिए शहर को सुधारने के लिए आपके नज़रिए से? ऐसा ही, जो सोया सो खोया। जागोगे, जागो तो भ्रष्टाचार भी भागेगा, विकास भी होगा, आपके मत की कीमत भी होगी। आने वाले मनपा चुनाव में लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे शहर में एक परिवर्तन की लहर नजर आए? देखिए, ये जो शहर है कई सालों से चंद परिवारों के कब्जे में है। उन्होंने सबने यहाँ पे राज किया है और जनता ने सबको आजमाया है। जब आपकी शर्ट पे कोई चीज़ गिर जाती है और दागी लगती है तो आप उसी समय शर्ट बदल कर देते हैं। तो जो नेता दागी हो चुके हैं उसे बदलने में क्या है? अब तो टाइम आ गया ना बदलने का। बदलोगे नहीं तो आप नीट एंड क्लीन कैसा देखोगे? तो आपका ये मानना है कि आने वाले मनपा चुनाव में लोगों को नए चेहरों को मौका देना चाहिए? नए चेहरे, नई पहचान, और जिनको आप समझो कि अपना कर्तव्य निभाने में उत्तराधिकारी जो है उनके, वो सही ढंग से निभाएंगे। ऐसे लोग चुनो जिनमें जुनून हो काम करने का, एक सिस्टम में आने का जुनून हो, और कुछ शहर को देने का जुनून हो, जिसको शहर प्रेम हो। आपने कई बातें कही, तो क्या आने वाले समय में आप मनपा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ी करने की तैयारी करेंगे जैसे शहर का सुधार हो? मेरा जो आपको नारा है, प्रजा कृपा पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा, फर्क साफ दिखेगा, एक एक वोट की कीमत होगा विकास, और जो वोट मुझे देगा वो निराश कभी नहीं होगा। और मेरे जो कैंडिडेट्स होंगे केवल वो होंगे जो जनता के विश्वास पे खरे उतर पाए। आप आने वाले मनपा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, कुछ विजन होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अगर आपकी पार्टी के लोग चुन के आते हैं और पावर में कहीं ना कहीं आपको हिस्सेदारी मिलती है, तो आप किस तरह से शहर को सुधार करने की कोशिश करेंगे?
देखिए मेरे पास तो बहुत कुछ विजन है। मेरे पास तो एक देखो, मैंने जब एलबीटी संभाला था मैं तो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलता था। मैंने एक सिस्टम बनाया था, वो सिस्टम बनाते बनाते घर बैठे मुझे कलेक्शन आ रहा था। ठीक उसी तरह अगर आपको करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहिए तो मैं वो विजन रखता हूँ कि मैं अपने शहर के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ और बहुत कुछ काम कर सकता हूँ, और शहर को ये लगेगा कि ये अचानक से कैसे हो गया। एडवोकेट प्रकाश कोड़ेजा जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।